आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। रक्षाबंधन भाई बहन का एक ऐसा पवित्र बंधन जो माँ और संतान के बाद सबसे ऊपर और पवित्र रिश्ता माना जाता है। पर क्या हो जब ये पवित्र रिश्ता ये एक जानलेवा रिश्ता बन जाए। आज की कहानी ऐसे ही एक भाई बहन की है जो एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन किन्हीं अनजान काली ताकतों की वजह से ऐसा खंडित हुआ कि जिसका खौफ आज भी उस भाई के दिल में बना हुआ है और कोई और भाई ऐसा अपनी जिंदगी में होना सोच भी नहीं सकता है। आज की कहानी रवि जो उत्तर प्रदेश के मोहब्बा से हैं उन्होंने लिख भेजी है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात सन 2015 की है। मेरा नाम रवि है और पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली में अकेला रहता आया था। हालांकि मेरा एक पूरा परिवार है जिसमें मेरे पापा, मम्मी, छोटा भाई और बहन भी हैं, लेकिन वो सब गोरखपुर में रहते थे। जो लोग कॉर्पोरेट कल्चर जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में सब डिस्को लाइट की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ बने रहने के लिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ तक भूल जानी पड़ती है। कोई भी फेस्टिवल हो या इमरजेंसी, आप अपने बॉस से एक दिन की भी छुट्टी मांगे तो हजारों बातें सुननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों से मैं अपने घर चाह के भी नहीं जा पाया था। खैर, इस बार मैंने सोच लिया था कि नौकरी रहे या ना रहे मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रहूंगा। अब की बार रक्षाबंधन शनिवार 29 अगस्त को थी और वीकेंड होने की वजह से मैंने सिक लीव लगा के गोरखपुर अपने घर अपनी फैमिली के पास जाने का फैसला किया। तारीफ की बात यह हुई कि एचआर ने मेरी लीव एक्सेप्ट भी कर ली। खैर, मैं अपनी छोटी बहन और परिवार की बाकी मेंबर्स के लिए थोड़ी शॉपिंग की और वैशाली एक्सप्रेस से दूसरे दिन यानी 29 अगस्त की सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंच गया। घर में जब मैंने एंटर किया तो मम्मी पापा के पैर छू के आशीर्वाद लिया और अपनी छोटी बहन अंजलि को आवाज देने लगा। मम्मी ने बताया कि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है और वो कमरे में सो रही है। ये बात सुन मैं मायूस हो गया कि इतने सालों के बाद मैं घर आया हूं और मेरी बहन की आज के दिन तबीयत खराब है। मैं उसके लिए लाए हुए गिफ्ट्स लेके उसके कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा खोल के जब मैं अंदर गया तो अंजलि बेड पे सोई हुई थी। मैं उसके पास गया और प्यार से उसके माथे पे अपना हाथ रखा तो तुरंत ही हाथ पीछे कर लिया। उसका शरीर गर्म तवे जैसा जल रहा था। मैं फौरन माँ और पापा के पास गया और उनको बताया कि अंजलि को बहुत तेज बुखार आ रखा है। इसके बाद किसी तरह एक डॉक्टर को लेके मैं घर आया। डॉक्टर ने जब अंजलि को चेक किया तो वो एकदम नॉर्मल थी और बुखार भी नहीं था। ये देख मैं हैरान हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले अंजलि को इतना तेज बुखार था और अब अचानक से बुखार का नामो निशान नहीं। खैर, मेन बात थी कि अंजलि की तबीयत ठीक थी। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अंजलि को सारे गिफ्ट दिखाए और जल्दी से मुझे राखी बांधने को कहा। पता नहीं अंजलि वो सारे गिफ्ट्स और मुझे देख के खुश नहीं थी। इतनी देर में मेरे पुराने दोस्त घर आ पहुंचे, जिनको मेरे आने की खबर मिल गई और उनके साथ मैं बाहर निकल गया। शाम को जब मैं घर आया तो मम्मी ने मुझे जल्दी से राखी बंधवाने के लिए रेडी होने का बोला और अंजलि को भी तैयार होने का बोल उसके रूम में चली गई। मैं रेडी होके अंजलि से राखी बंधवाने के लिए उसके रूम में गया तो देखा कि वो अभी तक रेडी नहीं हुई है और टीका करने की थाली वहीं बेड के बगल में रखी थी। मैंने थाली उठाई और अंजलि के बगल में बैठ उसको प्यार से बोला, चलो मेरी बहन, अब तो राखी बांध दो अपने भाई को, 4 साल बाद आया हूं घर। ये सुन अंजलि ने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है, तो मैंने थाली से राखी उठा के
उसकी तरफ कर दी। मेरा इतना करना था ही कि अचानक से अंजलि ने मेरे हाथ को अपने दांतों से जोर से काट लिया और काटते वक्त वो किसी जानवर के जैसे गुर्रा रही थी। मैं दर्द के मारे चीख उठा। अंजलि को मुझे छोड़ने को बार बार बोलने लगा। चीख पुकार सुन के माँ और पापा भी रूम में आ गए। वहां का मंजर देख के वो भी शॉक्ड हो गए। मैंने अपने हाथ को झटका देके अंजलि की पकड़ छुड़ाया, लेकिन मेरी हथेली के साइड का मांस निकल चुका था। अंजलि मेरे मांस को बड़े चाव से खाते हुए एक अजीब सी भारी आवाज में, जैसे कोई मर्द बोल रहा है, वो बोली, चला जा यहां से या बांधू तुझे राखी। ये देख पापा ने मुझे और मम्मी को कमरे से बाहर निकाल के कमरे को लॉक कर दिया। हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अंजलि को हुआ क्या है। मम्मी को किसी भी हालत में कमरे का दरवाजा ना खोलने का बोल के पापा मुझे अपनी बाइक से पहले पास के हॉस्पिटल ले गए, जहां करीब 1 घंटे तक मेरे घाव का ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर के पूछने पर पापा ने उनको झूठ बोल दिया कि सड़क के एक पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया है। उसके बाद पापा मुझे घर के बाहर छोड़ के थोड़ी देर में वापस आने का बोल के कहीं चले गए। पापा को गए काफी देर हो गई थी और मैं, मम्मी और छोटा भाई हर्ष के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। कमरे के अंदर से रह रह के अंजलि के चिल्लाने की आवाजें आती और दरवाजे को वो जोर जोर से पीटती। सच बताऊं, हम सब बुरी तरह से डरे हुए थे। मम्मी ने इतनी देर में मामा जी को फोन करके बुला लिया। मामा जी अपने बड़े बेटे अजय के साथ कुछ 30 मिनट में घर आ गए। उन्होंने सब बात सुनी और सबसे पहले उन्होंने हर्ष को अजय के साथ अपने घर भेज दिया। थोड़ी देर में पापा कोई बाबा जैसे दिखने वाले, जिनकी उम्र 80 से ऊपर मालूम पड़ रही थी, के साथ घर आए। उन बूढ़े बाबा ने अंजलि का रूम किस तरफ है पूछ के उस रूम के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से बाबा के जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने और किसी पर गुस्सा करने की आवाजें आईं। कुछ 20-25 मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकले और सीधा ड्राइंग रूम के बीचों बीच आके खड़े हो गए। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और इधर मम्मी बस सर नीचे करके रोए जा रही थी। बाबा जी ने मम्मी से पूछा, कल सूर्य अस्त होने के बाद आपकी बेटी कहाँ गई थी? ये सुन मम्मी ने बताया कि कल शाम करीब 7 बजे अंजलि बाजार घर का कुछ सामान लेने गई थी। बाबा जी ने बताया कि कल शाम घर आते वक्त किसी ने चौराहे पर उतारा करके रखा था, जिसमें एक बेहद ही शैतानी आत्मा थी। उस उतारे पर अंजलि का पैर लगा, जिसकी वजह से वो शैतानी आत्मा उसके ऊपर आ गई। फिलहाल के लिए उन्होंने उस आत्मा को शांत कर दिया है, लेकिन उसको अंजलि के शरीर से पूरी तरह निकालने के लिए हमको उनके आश्रम में आना पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरी सुबह ही बाबा जी के आश्रम चले गए। शहर से करीब 15 किलोमीटर बाहर एक उजाड़ जगह में उनका छोटा सा झोपड़ा नुमा घर था, जिसको स्थानीय भाषा में डेरा कहते हैं। अगले 2 दिन तक हम बाबा के डेरे पर ही रुके, जहां बाबा जी ने कई बार अंजलि को सामने बैठा के पूजा और हवन किए। हवन के दौरान हमने क्या क्या देखा और एक्सपीरियंस किया वो मैं आप सबको नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूं कि जो मैंने वहां देखा वो मेरी सोच और समझ से परे था। खैर, दूसरे दिन की शाम होते होते अंजलि पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन इतना सब झेलने की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। उस हादसे के कुछ ही महीनों बाद हमने गोरखपुर छोड़ दिया और मोहाबा शिफ्ट हो गए। कुछ टाइम दिल्ली में जॉब करने के बाद मैंने मोहाबा में अपने हार्डवेयर की एक शॉप खोल ली और अंजलि की शादी बेंगलोर में एक लड़के से हो गई, जिसके बाद से वो वहीं सेटल्ड हो गई। भला उन बाबा जी का, जिन्होंने अंजलि और हमारी फैमिली को एक नई जिंदगी दी।
आज भी हर रक्षाबंधन पर 2015 का वो खौफनाक मंजर मेरी आत्मा को हिला जाता है और अंजलि ने मतलब उस शैतानी आत्मा का मेरा हाथ पर काटने का जो निशान था आज भी मुझे डरा जाता है। आप सबसे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कभी भी चौराहे पर रखा आपको कुछ भी दिखे तो उसको छूना तो दूर, उससे कई मीटर दूर होके निकल जाएं और कोशिश करिए कि अपना रास्ता ही बदल दें। आप सभी को फोबिक पॉडकास्ट की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ।